हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम लोगों ने पिछले डिस्कशन के दौरान स्टडी किया था। ठीक है, वो जो स्टडी किया था उसी के ऊपर पे ही आज का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग आज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था। तो आज उसी मॉडल का कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस रह गया जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस डिस्कशन देखा। अगर देखा होगा तो आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इनफैक्ट मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हर एक डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेम लिंक दे रखा है। आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन होने जा रहा है रिलेटेड टू सॉल्विंग ऑफ सम क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए आज हम लोग इस क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूँ इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ऑक्सीजन 17, 8, मैग्नीशियम 25, 12, ब्रोमीन 80, 35। इसमें क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन का एक एटम दिया गया जहाँ पे इसका मास नंबर है 17, है ना। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ए से, दैट इज ए का वैल्यू 17 है और जेड का वैल्यू कितना है आपका? 8 है, दैट इज एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, तो लिखिए आप लोग ए इक्वल टू हाउ मच? 17 और जेड इक्वल टू योर हाउ मच? 8। तो आप लोगों को निकलना क्या है? प्रोटॉन्स निकलना है। ये ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉन्स कितना है ये निकलना है ना। तो देयरफॉर प्रोटॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, है ना। और क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स निकलना है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी वही होगा, है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन्स वही नंबर पे होगा? क्योंकि atom as a whole is electrically neutral, so number of protons and number of electrons present in the particular atom should be same. क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी लेकिन प्रीवियस डिस्कशन में स्टडी किया था। क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड सो इन एनी एटम देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स भी वही होगा, है ना। फिर पूछा गया कि न्यूट्रॉन्स कितना है। न्यूट्रॉन्स कितना है आप लोगों को निकलना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मास नंबर क्या चीज़ है? मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, है ना। तो ए इक्वल टू योर मास नंबर, है ना, विच इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस योर प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना है ये आप लोगों को निकलना है। तो मास नंबर आप लोगों को दिया गया है कितना? 17 दिया गया है। और क्या दिया गया है? प्रोटॉन दिया गया है। प्रोटॉन कितना है आपका? 8 है। देयरफॉर योर न्यूट्रॉन इक्वल टू हाउ मच? 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब ऑक्सीजन में आपका प्रोटॉन कितना है? 8 है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है, और न्यूट्रॉन्स कितना है? 9 है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? एकदम ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चन है। जस्ट अगर आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया कि एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक मास क्या था, सॉरी मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, हाँ उसका कंसेप्ट क्या है, अगर समझ में आया तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना ये मुश्किल बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर दूसरा वाला में हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम में कहा गया, मैग्नीशियम में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। मैग्नीशियम में आपका
मास नंबर कितना है 25 और एटॉमिक नंबर कितना है 12। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे A इक्वल टू योर 25 विच इज इक्वल टू योर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सिमिलरली योर Z इक्वल टू हाउ मच, Z इक्वल टू 12। तो Z क्या है, Z क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, विच इज इक्वल टू योर प्रोटॉन्स। ठीक है, ऑल्सो इट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका 12 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आपका न्यूट्रॉन्स कितना होगा, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू योर 25 माइनस हाउ मच 12 इक्वल टू हाउ मच 13। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके ही तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि सेंटर में क्या क्या रहता है आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहता है, दोनों मिलके ही उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कहते हैं, है ना, एज पर रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया आपका क्या, न्यूट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है कि ब्रोमीन, ब्रोमीन का यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन का 80 और 35, तो कितना हुआ देखिए यहाँ पे A इक्वल टू योर हाउ मच 80 विच इज इक्वल टू योर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। अगेन योर Z इक्वल टू हाउ मच 35 विच इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू प्रोटॉन। क्लियर, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन दोनों ही 35 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी आप लोगों को निकलना क्या बाकी रहेगी, न्यूट्रॉन्स बाकी रहेगी। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हाउ मच 80 माइनस 35 कितना आता है सोचिए 45। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन से आप लोगों को एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन के दौरान स्टडी किया था, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, कुछ तो क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से, थोड़ा एनालाइसिस हो गया, है ना। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, असाइन प्रॉपर सिंबल टू दिस स्पीसीज। हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पहचान कीजिए आप लोग, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बेसिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्या, इलेक्ट्रॉन्स कितना है आप लोगों का देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना है आपका 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू कितना है आपका 16। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग ये जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। ठीक है, तो देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीसीज equal to how much, your 16. Since the atomic number of the species is 16, so therefore the element is definitely what, sulfur. Therefore the species is sulfur. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से हम लोगों को एटॉमिक नंबर पता चल गया, एटॉमिक नंबर से हम लोगों को पता चल गया कि ये कौन सा स्पीसीज है, वो स्पीसीज क्या है, सल्फर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया गया है ना। न्यूट्रॉन्स कितना है, न्यूट्रॉन्स आपका है 16, है ना। अगर 16 है, देयरफॉर मास नंबर क्या होगा, देयरफॉर मास number that is your A equal to neutron plus proton, that is neutron equal to how much, your 16, proton कितना है आपका 16 equal to 32। क्लियर, समझ में आ रहा है, मास नंबर 32। अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी मिल गए हम लोगों को,
हाँ, न्यूट्रॉन्स भी मिल गया, है ना, और मास नंबर भी पता चल गया। हम लोगों को निकलना क्या बाकी रह गया? इलेक्ट्रॉन्स निकलना बाकी रह गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स निकलना बाकी रह गया, या तो ये भी कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है जो होना चाहिए अभी एज पर दिस कैलकुलेशन, हाँ वो है कि नहीं। तो हम लोगों को यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 16, है ना, क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट इफ इट इज नॉट न्यूट्रल, दैट मीन्स दैट एटम इज इन द फॉर्म ऑफ एन आयन। इट मे बी ए कैटायन और इट मे बी एन एनायन। अगर डेफिशिएंट हुआ तो वो कैटायन हो सकता है, अगर एक्सेस हुआ वो आपका एनायन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज होना चाहिए कितना, 16 होना चाहिए। 16 के बदले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका, 18 है। कितना इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब 2 यूनिट चार्ज ज़्यादा है। किसमें, उसी सल्फार में। देयरफॉर excess of charge present equal to 18 minus 16 equal to 2। क्लियर, समझ में आ रहा है? Therefore the symbol of the species, symbol of the species equal to what, your 32, then here it is your 16, it is 2 minus। मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोग? वो ये सल्फर डाइनेगेटिव है, सल्फाइड आयन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका 18 है। वाई 18? बिकॉज इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम समवेयर, है ना। अदरवाइज इट शुड हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज सल्फर कंटेन्स 16 प्रोटॉन्स, सो इट शुड हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स। बट सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनायन, इट हैज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एज पर द डाटा गिवन इन दिस क्वेश्चन, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि इसका मास नंबर कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, 32 निकला, और एटॉमिक नंबर आपका 16 है। तो इसका सिंबल निकल कर आता है सल्फर डाइनेगेटिव, ऊपर में आपका 32 और नीचे एटॉमिक नंबर इक्वल टू 16। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया, ठीक है। देखिए ये टेबल में क्या दिया गया, आपका पार्टिकल का नाम दिया गया, मतलब एटम्स, पार्टिकुलर जो एटम्स का हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो एटॉमिक नंबर निकालेंगे, उन सब का नाम दिया गया। जैसे कि ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। और क्या दिया गया, मास नंबर दिया गया, किसी में मास नंबर, किसी में एटॉमिक नंबर, किसी में प्रोटॉन्स, किसी में न्यूट्रॉन्स, और लास्टली किसी में इलेक्ट्रॉन्स भी दिया रहेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो टेबल है, ये टेबल को फिलअप करना है इस डाटा के ऊपर बेसिस होकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है। ऑक्सीजन का आप लोगों को मास नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, और प्रोटॉन्स निकालना है, और इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। आप लोगों को दिया क्या गया है, आप लोगों को दिया गया है एटॉमिक नंबर दिया गया है, और क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन्स दिया गया है। तो चलो ये तो इतना तो कुछ हार्ड भी नहीं है ना। एटॉमिक नंबर अगर हम लोग जानते हैं, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा आपका, 8 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 8 ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है, ये न्यूट्रल दिखा रहा है, इसमें कोई चार्ज है क्या, इसके हेड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, ओ पॉजिटिव ओ डाई नेगेटिव, ऐसा कोई चार्ज है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन जो एटम दिया गया है यहाँ पे, इट इज ए न्यूट्रल एटम, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जब ऐड कर लेंगे, हम लोगों को क्या मिल जाएगा ना, मास नंबर मिल जाएगा, विच इज
इक्वल टू योर 16। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, एल्यूमिनियम। यहाँ पे क्या दिया गया? मास नंबर दिया गया, और क्या डाटा दिया गया? और यहाँ पे और एक डाटा हम लोगों ने छोड़ दिया, उसमें 13 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया था गलती से, जो भी हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया? मास नंबर दिया गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो एल्यूमिनियम यहाँ पे एटम दिया गया, ये न्यूट्रल है या चार्ज स्पीसीज है? चार्ज स्पीसीज मतलब ये कैटायन फॉर्म में है या तो एनायन फॉर्म में है। अगर कैटायन फॉर्म में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वेरिएशन आएगा। अगर न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कोई वेरिएशन नहीं आएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? बिकॉज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अनलेस सम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इट्स हेड ड्यू टू गेन और लूज ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 13 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होना चाहिए? 13 ही होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 13 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर एटॉमिक नंबर 13 हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपका 13 तो होना ही है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है और मास नंबर दिया हुआ है 27। Therefore neutrons becomes how much? Number of neutrons becomes automatically equal to 14। इतना इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों को समझ में आया तो ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, आप लोग ऐसे ही समझ, ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए मास नंबर दिया गया आप लोगों को कितना? 35। ठीक है, और क्या दिया गया? प्रोटॉन्स दिया गया आपका कितना? 17। क्लियर, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एन आयन। इट हैज सम चार्ज ओवर इट्स हेड एंड व्हाट इज दैट चार्ज? नेगेटिव, -1। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो धीरे धीरे सोचिए, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया गया, इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है ना? क्योंकि प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज और एन एटम। क्लियर, समझ में आया? नंबर ऑफ एटम एटॉमिक नंबर आप लोगों को मिल गया, एटॉमिक नंबर मिल गया। अभी आप लोगों को यहाँ से प्रोटॉन्स तो पहले ही मिल चुका है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या 17 होगा? नहीं। वाई? बिकॉज दिस species is a charged species, it has some extra electron। तो एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसने गेन किया, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा आपका? 18 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अगर 18 हुआ, अभी बाकी सब कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। आप लोगों को यहाँ पे प्रोटॉन्स दिया गया है और आपका मास नंबर दिया गया है। प्रोटॉन्स और मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके ही तो आपका मास नंबर होता है। तो 35 है और ये 17 है, तो इसमें कितना आएगा आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू योर 18। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अभी फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है। दैट मीन्स हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल नॉट बी सेम, है ना? जैसे कि पहला वाला में क्या था आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सेम है? सेम नहीं है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूट्रॉन्स दिया गया है और इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपका? 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो 10 प्रोटॉन्स होना चाहिए कि नहीं? लेकिन 10 प्रोटॉन्स तो यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? इसने ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स दिखा रहा है, ये 10 प्रोटॉन्स ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे दिखा रहा है, ओरिजिनली इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। इसमें क्या था? ज़्यादा था। कितना था? 2 यूनिट ज़्यादा था। इसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? 12 होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, thereby forming मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव। 12 होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हो गया आपका 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका 12 होता है
तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मिल जाता है, यू विल गेट द मास नंबर विच इज इक्वल टू 24। क्लियर, समझ में आया? ये टेबल से ही हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पता चल गया रिलेटेड टू योर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना? तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया गया है मास नंबर, दैट इज A इक्वल टू हाउ मच? 81, दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना? और क्या कहा गया? इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? प्रोटॉन्स जितना रहेगा उससे 31.7% ज़्यादा है। मान लीजिए प्रोटॉन्स अगर 100 होता है तब आपका न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा उसमें? हाँ, 100 प्लस 31.7 उतना आपका न्यूट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है ये तो हम लोगों को पता नहीं है ना? हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तभी जाके ना हम लोगों को उसका एटॉमिक सिंबल पता चलेगा, या तो स्पीसीज क्या है वो ही पता चलेगा, है ना? तो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू x। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हाउ मच? x इंटू 31.7%। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके ही तब क्या हो रहा है? मास नंबर हो रहा है, जो हम लोग जानते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके ही तो मास नंबर होता है ना? तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? x इंटू 31.7 बाई 100 इक्वल टू हाउ मच? 81। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोगों ने ये x क्या पकड़ा था? x पकड़ा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्या कहा कि न्यूट्रॉन्स कितना है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से 31.7% ज़्यादा है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का 31.7% इक्वल टू 81। देयरफॉर x इक्वल टू हाउ मच? आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, वो निकल कर आता है 35। तो वो स्पीसीज क्या है? वो स्पीसीज हो गया आपका ब्रोमीन। देयरफॉर द स्पीसीज इज ब्रोमीन 35। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, है ना? अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एन आइसोटोप ऑफ tin 11250 contains 68 न्यूट्रॉन्स, व्हाट विल बी इट्स मास नंबर? यहाँ पे आइसोटोप के बारे में कहा गया है। आइसोटोप आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने पिछले डिस्कशन के दौरान स्टडी किया था। क्या था? एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ तो क्लू मिला होगा कि उसका मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, है ना? क्योंकि आइसोटोप कहा गया है, ये एक आइसोटोपिक फॉर्म है, उसी का ही दूसरा फॉर्म आप लोगों को लिखना है, निकालना है। तो आप लोगों को वो आइसोटोपिक फॉर्म क्यों डिफरेंसेस, या तो आइसोटोपिक फॉर्म में क्या डिफरेंसेस होता है? उसमें डिफरेंसेस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आपका डिफरेंसेस होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है ना? न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस का वजह से ही आप लोगों का क्या आता है? उसमें मास नंबर का वेरिएशन आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है टिन, उसका
मास नंबर दिया गया है 112 और आपका एटॉमिक नंबर 50 दिया हुआ है, और उसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू योर 68। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 68 है, अब लोगों को निकलना क्या है, मास नंबर निकालना है, और नेक्स्ट और एक जो आइसोटोपिक फॉर्म है टीन का उसी का, तो ठीक है निकाल लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपका आइसोटोपिक फॉर्म दूसरा अगर एग्जिस्ट भी करता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा, बिकॉज एवरी आइसोटोप हैज सेम एटॉमिक नंबर। तो देयरफॉर मास नंबर इक्वल टू 68 प्लस 50 इक्वल टू 118 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, समझ में आया है ना। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए आप लोग, ये जो बेरियम, डाइपॉजिटिव, फ्लोराइड, रेडियम, ठीक है, इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर निकलना है, क्वांटिटी निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं आप लोग, बेरियम का देख लेते हैं। ठीक है, बेरियम में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, बेरियम डाइपॉजिटिव, बेरियम 2+। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 56, हाँ, which should be equal to the number of electrons that is equal to 56, है ना। अगर वो बेरियम न्यूट्रल होता, वो न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, 2 कम रहेगा, है ना। तो देयरफॉर लिखिए आप लोग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू योर 54। वाई 54? इट शुड हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, है ना, and the atom is not neutral, it has some charge over its head। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 54, प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन तो आपका 56 ही रहेगा। सबसे पहला बात, आप लोग ये सब इंफॉर्मेशन या तो ये सब टिप्स सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में उतार लीजिएगा कि कोई भी एक रिएक्शन में प्रोटॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना, गेन होना क्वाइट नेचुरल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कंसीडर करके एटॉमिक नंबर मत निकालिएगा, यू हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में वेरी बट प्रोटॉन्स विल नॉट चेंज इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका 56 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सोचिए क्या होगा, 137 माइनस 56 which is equal to how much, 137 minus 56 minus 50, 81। है ना, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आप लोग, फ्लोराइड F माइनस 19, इससे आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पता चल रहा है, सोचिए 10 होगा। वाई 10? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 9 एंड सिंस इट हैज़ गेन 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इट शुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू हाउ मच, 9, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हाउ मच, 19 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है आपका, 9 है, इक्वल टू 10। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, पता चल गया। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पता चल गया। अगर ये दोनों आप लोगों को समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये रेडियम, ये लास्ट वाला तो आप लोग निकाल सकेंगे, ये आप लोग खुद से निकाल लेना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ रखा नहीं है, या यहीं तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल।
तो रुदरफोर्ड्स मॉडल हम लोगों ने पिछले डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें क्या स्टडी किया था हम लोगों ने स्टडी किया था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज रहता है, ठीक है, और उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, घूम रहा है। यही रुदरफोर्ड का मॉडल था, है ना। मतलब उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो एटम का सेंटर में है, एग्जैक्टली एट द सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट ए वेरी हाई स्पीड। वही हो गया आपका समरी ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन ये मॉडल को कुछ दिनों बाद इसको डिस्कार्ड किया गया, इसको फेंका गया, या तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। वाई? बिकॉज सम ड्रॉबैक्स हैव कम टू द सीन। कुछ ड्रॉबैक्स वहाँ से कुछ निकल कर आया। तो ड्रॉबैक्स खुद से निकल के नहीं आया, रुदरफोर्ड के बाद दूसरा साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने देखा कि अगर ऐसा होता तो एटम तो कल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इन रियलिटी एटम एग्जिस्ट, तो कैसा होगा। तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल दिया गया वो तो गलत साबित हुआ। अभी दूसरा मॉडल हम लोग को डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम लोग एटम्स का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सके, है ना। तो देखिए आप लोग, एज पर दिस रुदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट ए वेरी हाई स्पीड, है ना। देखिए यहाँ से रिवॉल्व हो रहा है ना, रिवॉल्व हो रहा है ना। यही तो है ना रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इट इज स्पाइरलिंग राउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है आप लोगों को तो पता है, न्यूट्रल स्पीसीज और आपका प्रोटॉन्स मौजूद है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड प्रोटॉन्स आर व्हाट, योर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। देयर लाइज द गेम ऑफ ड्रॉबैक्स फाइंडिंग ऑफ रुदरफोर्ड, है ना। यहीं पे आपका रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स को निकाला गया। ये क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इन स्पाइरलिंग पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। यही है आपका रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ए चार्ज बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए रुदरफोर्ड ने क्या कहा गया कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट ए वेरी कांस्टेंट हाई स्पीड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल का जो थ्योरी है, दूसरा एक जो साइंटिस्ट है, उनका थ्योरी के मुताबिक आपका कोई भी एक चार्ज स्पीसीज अगर अट्रैक्टिव फोर्स के दौरान उसके ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लागू होता है, तो वो अगर दूसरा कोई स्पीसीज के चारों ओर घूमता रहता है, तब वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा, वो गेन नहीं करेगा, लूज करेगा। अगर लूज करता है तो वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस रिलीज करेगा, छोड़ेगा अपने अंदर से। देखिए, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। Thus, the electron is a charged body and it should emit radiations while revolving around the nucleus. As a result, the electron should lose energy and on every turn move closer and closer to the nucleus in a spiral path. Consequently, the orbit will become smaller and smaller and finally electron will fall into the nucleus. In other words, atom should have collapsed, but this never happens. देखिए क्या इंटरेस्टिंग ड्रॉबैक्स इन्होंने निकाला कि एज पर द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये तो रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स, बट अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल व्हेन अ चार्ज बॉडी revolves around another charged body, it should emit some energy in the form of radiations, and if it emits radiation in the form of energy, its path will
बी गोइंग टू बी स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो सर्कुलर पाथ उसका छोटा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो अभी घूम रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, यहाँ से जब हुआ था इसका जो सर्कुलर पाथ था वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करके ये छोटा होते गया, यहाँ तक आते गया है ना। देखिए अब नोट कीजिए मेरा पेन के ऊपर, छोटा होते गया। अल्टीमेटली इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अगर गिर जाता है तो ये एटम्स का एग्जिस्टेंस हुआ क्या, नहीं हुआ, तो एटम्स कोलैप्स हो गया। लेकिन इन रियलिटी असल एक्चुअल सिनारियो में एटम्स तो कोलैप्स नहीं होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारा है। लेकिन इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि रुदरफोर्ड ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिबल कर रहा है आपका न्यूक्लियस को, वो गलत साबित हुआ। वो शायद इलेक्ट्रॉन्स ऐसा स्थिति में नहीं है न्यूक्लियस को, वो दूसरा कुछ पोजीशंस में है, या तो दूसरा कुछ एनवायरनमेंट में ये सारा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ऐसा रिवॉल्व नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता, तब एटम्स कोलैप्स करता, एटम्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। वाई? बिकॉज व्हेन अ चार्ज बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर चार्ज बॉडी अंडर द influence of attractive forces, it should emit some radiations, or it should release some energy in the form of radiations, and ultimately its circular path will be growing to be smaller and smaller, and which will lead the electron to fall into the nucleus, leading to the collapse of that atom. But in actual practice this never happens. So therefore again the model of रुदरफोर्ड हैज़ बीन डिस्कार्डेड। फिर से रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल उसको डिस्कार्ड किया गया, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, इसका जो ड्रॉबैक्स अब तक निकल कर आया है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुछ। हाँ, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जिस्टेंस है इन एटम्स और कोई भी एटम में कैसा है, वो हम लोग कुछ दूसरा स्टाइल से समझेंगे। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी से कुछ समझेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ तक पता चला कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब कैसे निकलता है, ये आप लोगों को पता चला। फिर पिछले कुछ डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उसका ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने आज स्टडी किया। ठीक है, और ये तो पता ही है आप लोगों को कि इससे पहले हम लोगों ने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को भी स्टडी किया था, ये भी आप लोगों को शायद पता है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है मेरा यहीं तक रहता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ये आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं हर एक कमेंट्स में अगर कोई नया कोई चीज़ निकल के आ रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया, उसका मैं एक सेपरेट डिस्कशन बनाने का कोशिश करूँगा। अगर समझ में आया ये डिस्कशन को देखने के बाद आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय हिटिंग दी बेल बटन, एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस चैनल के बारे में, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।